इमरान खान ने किसके ऊपर फिर से एक बड़ा वार किया। एक जलसे ने सब लोगों की नींदें हराम कर दी और वो खौफजदा हो गए। अवाम को इंसाफ देने वाला जज मुश्किल में, जबकि शेख रशीद की ज़मानत भी एक बड़ा मसला बन गई। सहाफ़ी अब किससे नहीं मिल सकेंगे। और दुबई जो है, बुर्ज खलीफा समेत अल्लाह की कुदरत की ज़द में कैसे आया और 75 साल का रिकॉर्ड टूटा। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। दुबई जो कि दुनिया की तजारत का एक बहुत बड़ा हब है, जहाँ पे दुनिया जाना चाहती है, रहना चाहती है, कारोबार करना चाहती है, सैर व तफरी की गर्ज से बहुत सारे लोग जाते हैं। लेट 80s के बाद इसके अंदर बेशुमार चीज़ें जो हैं वो तरक्की से डेवलप हुई, जिसमें बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची इमारत बनाई गई, जो एक बहुत बड़ी पहचान है। दुबई छोटा है, वहाँ जो हालत थी वो रेगिस्तान जैसी थी, बारिशें नहीं होती थी, वहाँ कोई आप फसल नहीं उगा सकते थे। फिर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या हुआ कि मसनूई बारिश करवाई गई, फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पे गंदम की काश्त की गई। बेशुमार चीज़ें जो थी शरई एतबार से भी बदल दिया गया और चीज़ें जो हैं वो तरक्की करती गई और आगे बढ़ती गई। और दुनिया की बेहतरीन फ़्लाइट्स जो हैं, जो एयरलाइंस हैं, वो दुबई के पास हैं। अब वही दुबई जहाँ पे मौसमी बारिश करवाई जाती थी फसलें उगाने के लिए, वहाँ पे जो मौसम है, चीज़ें हैं, उनको बेहतर रखने के लिए, वहाँ पे जब अल्लाह ताला की जानिब से बारिश का सिलसिला ओमान से शुरू हुआ और 75 साल रिकॉर्ड टूट गया, जिसके नतीजे में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा तक पानी पहुँचा, लोगों की दुकानों के अंदर पानी चला गया और दुबई आधे से ज़ायद जो है वो तहस नहस हो गया और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें एयरपोर्ट समेत जो एयरलाइंस थी वो भी डूब गई और लोगों को खरबों डॉलर का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। अब दुबई के ऊपर अल्लाह का करम है, माली एतबार से वो तगड़े हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने कोई शय ठहर नहीं सकती। ये उनके ऊपर एक आजमाइश है, वो इस आजमाइश से बाहर निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस मुश्किल का शिकार हुए हैं, उनको एक बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह करे वो चीज़ें मुकम्मल हो जाएँ और जल्द अज जल्द दुबई जो खूबसूरत तरीन दुनिया का एक जजीरा, एक मुल्क है, उसकी रौनकें दोबारा से बहाल हो जाएँ। दूसरी जानिब देखिए कि हम अक्सर पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये कहते हुए सुनते हैं कि बलूचिस्तान जो है, बिलखुसूस जो ग्वादर है, उसको हम दुबई जैसा बनाएंगे। अब पिछले 2 दिन से फिर से बलूचिस्तान के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू है और सैलाब की आमद है। चंद माह कबल भी आपने देखा होगा सैलाब आया था, किसी ने उनकी मामनत और मदद उस लिहाज से ना की और उसमें 15 लोग जो थे अभी पिछले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में जान की बाजी हार चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी अहम खबर है कि ओमान से शुरू होने वाली बारिश और सैलाब का सिलसिला जो दुबई तक आन पहुंचा है। अगर आपने ग्वादर को और बलूचिस्तान को दुबई बनाना है तो वहाँ पे भी निकासी का जो निज़ाम है उसको बेहतर कीजिए, चीज़ों को बेहतर रखिए और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कीजिए। तो दुबई ग्वादर को बनाने के जो ख्वाब हैं, दुबई की एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो उसके मुताबिक चीज़ें करनी चाहिए। दुबई एक तरक्की याफ्ता मुल्क, सारी चीज़ें हैं, और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क। अगर वो ग्वादर के अंदर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर उसको कैसे संभालेंगे। ग्वादर के और बलूचिस्तान के हालात तो अब तक भी जो हैं वो नहायत ही बुरे हैं और बड़े बुरे हालात के अंदर लोग जो हैं वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दुबई के अंदर आने वाला सैलाब जो है, ये दुबई की इसने आंखें खोल दी हैं और एक बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ। इस नुकसान का जो तखमीना है वो तो बहुत बड़ा है। तो बहरहाल उम्मीद है कि दुबई के अंदर जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने किसके ऊपर एक मतलब फिर से बड़ा वॉर किया और क्या उन्होंने कहा और किस सिलसिले में किस बात के ऊपर बोले। आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने फिर से तनकीद की और जो पुलिस और फ़ौज के दरमियान लड़ाई वाला मामला हुआ था उसके ऊपर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। और वो रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान ये कहते हैं और वो बोल उठे हैं और वो खामोश बिल्कुल नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि बाबर नगर वाक़े के ऊपर कहा कि यहाँ जंगल का कानून है। बहावल नगर में ताकतवरों ने फेंटी भी लगाई और माफ़ी भी मंगवाई। अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान साहब का कहना था कि गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई हैं, यानी कि जब आर्मी चीफ का नाम लिया। बावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटी लगाई गई। बाद अज़ां वासराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। उन्होंने कहा कि ताकतवरों ने फेंटी भी लगाई और माफ़ी भी पुलिस वालों से मंगवाई। ये सब कुछ ऐसे नहीं होता, ये जंगल का कोई बादशाह कर रहा है, वही कर सकता है और मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल के कानून के
کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ جہاں آئین، قانون اور انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ لوگ نہ رہنا پسند کرتے ہیں، نہ آنا چاہتے ہیں، نہ سرمایہ کاری کریں گے۔ بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے۔ ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے، اور باول نگر واقعہ یہ سب ثابت ہو گیا اور ثابت کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون کی، اور نہ جمہوریت کی۔ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ IMF کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی، تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا، سرمایہ کاری نہ آنے سے قرض اور غربت بڑھے گی، جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب اس کے اوپر مزید کہتے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی۔ باول نگر واقعہ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات کس نوعیت کے ہیں، اور PTI کے بانی چیئرمین عمران خان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر میری زوجہ کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہیں۔ اگر میری بیوی بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو تیسری مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے لچک دکھانا، ڈرنا، بکنا، جھکنا، سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے دیوار شیشے کی لگا دینا، کیمرے لگانا، اس میں بلب لگا دینا، اس کے باوجود وہ خاموش نہیں ہو رہے۔ پھر دیکھیے کہ انصاف دینے والا جو جج تھا وہ کس طرح کی مشکل میں آ گیا، اور اس کے اوپر کس نوعیت کی مشکل آن پڑی، اور پاکستان ریاست جو ہے اس میں کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم خبر ہے۔ اس سلسلے میں تحریک انصاف کرنے والا جج پر مریم نواز کا ظلم۔ جج کا نام ملک اعجاز آصف ہے۔ تعیناتی ان کی ہوئی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات سننے والے انسداد دہشت گردی عدالت پنڈی کے جج ملک اعجاز آصف کے خلاف پنجاب حکومت ریفرنس لانے جا رہی ہے، اور دوران سماعت پریسیکیوٹر نے بتایا تو جج نے سماعت سے معذرت کر لی۔ اب دیکھیے، پنجاب حکومت پریسیکیوشن نے 9 مئی میں مقدمات کی سماعت کرنے والی لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف پر عدم اعتماد کر دیا۔ کہا جی کہ اس کے اوپر کوئی ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ انصاف نہ کرے، ان کو توقع یہ ہے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہو کیا رہا ہے کہ انصاف ہو جائے گا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ انصاف نہ ہو بلکہ الٹا انصاف کا قتل کیا جائے۔ جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھی دائر۔ جج صاحب ماضی میں پنڈی بار کے عہدیدار رہے ہیں، اسی لیے ملزمان کو ریلیف دیے جا رہے ہیں، ریفرنس میں یہ کہا گیا۔ تو اب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات میں جو جج ریلیف دے رہا ہے، جو لوگوں کو چھوڑ رہا ہے، جو انصاف کر رہا ہے، وہ انصاف نہ کرے، لوگوں کو نہ چھوڑے، ریلیف نہ دے، بلکہ ان کو سزا دے، ادروائز ہم اس کے خلاف جو ہیں وہ ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے سیاستدان ہیں، یہ ہمارے جج ہیں، یہ ہماری عدلیہ کی حیثیت ہے، یہ ہمارے ملک کا آئین اور قانون اور انصاف کے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سیاستدان جو پہلے خود کیسوں کے اندر الجھا رہا، جنہوں نے خود کرپشن کی، جنہوں نے ساری چیزیں کی، تو اب یہی سیاستدان جو ہیں وہ ججوں کے بارے میں کسی کا مورا بن کے ایسے کرتے ہیں، یہی سیاستدان جو ہیں وہ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں۔ تو آخر کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور کیسے ہوتا رہے گا؟ تو جج کو انصاف دینا ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگا پڑ گیا۔ پھر دیکھیے کہ اسی طرح سے ایک اور معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہے کہ شیخ رشید احمد کی جو ضمانت لینا تھا معاملہ، وہ الٹ پڑ گیا۔ وہ الٹا کیسے پڑ گیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف کا شیخ رشید سے جو مکالمہ ہوا، اس میں آپ دیکھیے گا کہ کس طرح کی چیزیں کی گئیں، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جس کو جج لگایا اب کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں۔ پنجاب حکومت نے اپنے ہی لگائے کہ جج کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ یہ تو تماشا بن گیا ہے کہ قانون کا شیریں مزاری کی انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی جو عدالت تھی اس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس حکومت نے خود جج کو لگایا اسی جج کو ہٹا رہے ہیں، کیونکہ وہ جج انصاف کرنا شروع کر دیا، اور انصاف ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق نہیں ہو رہا۔ ملک میں ایک مثال قائم ہو گئی ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے، جو جج فیصلہ کرنے لگتا ہے اس کے خلاف ریفرنس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو انصاف نہ ملے، اور 25 کروڑ عوام بغیر انصاف کے پھرتی رہے، گھومتی رہے، کچھ بھی نہ اس کو ملے۔ زرداج گل نے ایسے کہا۔ پھر دیکھیں کہ صنم جاوید 3 روز کے لیے پھر زد میں آ گئی ہیں، اور سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو ایک مقدمہ سے ڈسچارج کر کے دوسرے مقدمے میں 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ تو ایک طرف جج انصاف کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ ان کے خلاف ریفرنس ہو رہے ہیں، اور پلس یہ جو 2 لڑکیاں ہیں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے مقدمے کر دیے، زندگی میں وہ جس جگہ نہیں گئیں وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے مقدمات قائم کر دیے گئے۔
अब जो सहाफ़ी हैं वो किससे नहीं मिलेंगे? जनाब अली सहाफ़ी इमरान खान साहब से नहीं मिल सकेंगे। और इस सिलसिले में अडयाला जेल में मीडिया के लिए SOPs, अडयाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया गया और कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारें और ऊंचाई 9 फीट कर दी गई है। और मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए SOPs का हुक्मनामा चिस्पा कर दिया गया है कि आपने कैसे आना है, कैसे कपड़े पहनने, कहाँ खड़े होना है, कौन सी बात करनी है, कितना ऊंची आवाज़ में बोलना है, सब कुछ लिखा हुआ है। SOPs के मुताबिक मीडिया बानी PTI और वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेगा और SOPs के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर दोबारा जेल दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया बॉक्स में कैमरा भी नस्ब कर दिया गया है। साकिब बशीर सहाफ़ी जो है उनके मुताबिक अब देखिए कि सहाफ़ी वहाँ जाएंगे, सवाल नहीं करेंगे, जो कुछ होगा उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सहाफ़ी तो ना ठहरे, वो कवरेज तो ना हुई। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र के जब सहाफ़ी सवाल करते हैं, इमरान खान आगे से जवाब देते हैं या जो भी चीज़ होती है तो फिर वो उसको आके बाहर रिपोर्ट करते हैं, 24 करोड़ आवाम के सामने वो बात आती है तो वो इनके लिए जहर बन जाती है, वो ख़तरा बन जाती है। चूँकि इमरान खान जेल में भी बैठ के सब चीज़ों से बाखबर हैं और अपनी नीयत, इरादे, सोच, जो भी विजन होता है वो सहाफ़ियों से बयान करते हैं, फिर वो अवाम तक पहुंचते हैं और फिर इनके ऊपर जो है अजाब नाज़िल हो जाता है कि भाईजान हम कुछ और लोगों को बताना चाहते हैं, ये पिघल गया, टूट गया, बैरूनी दुनिया में चला जाएगा, आपका लीडर आपके लिए खड़ा नहीं है, ये तो उल्ट कहता है, उसके बरक्स कहता है, उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। अब आपने शीशे की दीवार लगाई है, इमरान खान जब तक दुनिया से नहीं जाते आप वो बोलते रहेंगे, सब चीज़ें होती रहेंगी, कितना उनको रोकेंगे। बाजोड़ जलसे ने सबको खौफजदा कर दिया और बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में मनाजर अवाम की बड़ी तादाद ने इस सिलसिले में शिरकत की और इस जलसे को देख के बाजोड़ के अवाम जब वहाँ पे आए तो ये सब खौफजदा हो गए कि अगर यही लोग KPK के बाजोड़ के सरहदी इलाके के, बलूचिस्तान की, कोयटा के, इन्होंने कहीं रुख कर लिया तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है, ये तो बांग्लादेश जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो बाजोड़ वाले जलसे ने इतनी बड़ी तादाद में जलसा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें हुकूमत है, जिसमें बाकी जो अहम इदारे हैं, वो ये सोचने के ऊपर मजबूर हुए हैं कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कैसे बाहर आ गए और ये कैसे मुमकिन हुआ कि आखिर ये बाजोड़ के अंदर इतने लोग रहते थे और वो इमरान खान को इतना पसंद करते हैं और PTI से इतना लगाव है, तो ये होगा क्या। फिर देखिए आखिरी नुक्ता जो है, शहबाज शरीफ की मेहनत क्या रंग लाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह से मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली और माशी इस्तेकाम के अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन याद रहे शहबाज हुकूमत के दोनों अदवार तारीखी महंगाई के हवाले से याद रखे जाएंगे और साल 2024 को पाकिस्तानी ताजिर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल करार दे चुके हैं। और इस सारे मामले में शहबाज शरीफ साहब एक दिन कुछ और कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमें सादा अक्सरियत कहा था, दो नहीं मिली, तो लिहाजा हमारी हुकूमत से, हमसे, नून लीग से कोई तवक्को नहीं रखिए कि यहाँ मुल्क में आवाम को रिलीफ मिलेगा, कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि बेहतरी इसलिए नहीं आएगी कि आपने हमें वोट नहीं दिया, आपने हमें रिजेक्ट किया, रिजेक्ट होने के बावजूद हम हुकूमत में आए, तो लिहाजा हम क्या करेंगे। और दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम अगर इसी तरह लगे रहे तो हम अपने अहदाफ कर लेंगे। अच्छी बात है किसी हद तक कि आपको IMF से कर्जा मिलेगा, लेकिन ये चंद माह या एक साल की आपको ऐसी एक्सटेंशन, ऐसी डोज मिलेगी जिसका असर खत्म हो जाएगा और फिर आप जीरो लग जाएंगे। और जब पैसे देने की, रिटर्न करने की 47 अरब डॉलर बात आएगी तो फिर आप भीख मांगेंगे। आप तो दुबई मुश्किल में है और मालिक खुद मुश्किल में है, अब आपको चाहिए आप उनको दें तो वो तो आपको पैसे देंगे नहीं। तो दुनिया के हालात जो हैं, सर्कमस्टांसिस जो हैं वो बदल रहे हैं। आप जो दावे कर रहे हैं ये ज़ुबानी दावे हैं, जबकि आपके दोनों दौर, ये जो शुरू हुआ और इससे पहले वाला जो दौर भी है 16 माह की हुकूमत का, उसमें मुल्क के अंदर बहुत महंगाई हुई। उसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम, उसकी वजह लोगों को जेलों में रखना, आइन कानून इंसाफ का ना होना, उसके ऊपर अमल ना करना। और जिस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होगा वो मुल्क कभी भी माशी तौर पे आगे नहीं जा सकता। और ख़ासकर जिस शख्स के साथ मुल्क की निसफ से ज़ायद अवाम हो और उसको आप जेल में डाल दें, जिनकी हुकूमत बननी चाहिए उनको हुकूमत ना दें, तो ये पाकिस्तान क्या दुनिया का कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। तो आप अपनी नीयत ठीक करें, अपना काम ठीक करें, तो फिर ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, मुल्क भी आगे चलेगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन इस तरह के हालात में आप कभी सोचें भी मत कि ये मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज का पहला एपिसोड था। दूसरे एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।